किशन कनौजिया और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCOC 133 बिजनेस लॉ का यूनिट नंबर 1 एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप एक अनुबंध बनाते हैं तो क्या किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? अभी अनुबंध क्या होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कि जब दो लोग आपस में किसी सहमति से किसी भी बात पर अग्री हो जाएं किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट जनरल भाषा में। ठीक है, मान लेते हैं आप रोज़मर्रा के जीवन में ना बहुत सारा काम ऐसा करते हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्लास का लिंक ज्वाइन करने के लिए दिया, तो मैंने ये कहा द पीपल हु आर इन द ग्रुप विल बी एबल टू ज्वाइन द क्लास। ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपको ये बात पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इस ग्रुप में हूँ, ये शर्त अगर पूरी हो रही है तभी आप जो है क्लास में ज्वाइन हो पाए। राइट, ओके, ठीक है ना। तो बिजनेस लॉ के अंदर जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। हाँ, लॉ की एक बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रांच जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसके बारे में। बिना किसी लॉ के किसी भी काम को करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये लॉ होता क्या है गाइस? कोई भी सिविलाइज्ड सोसाइटी, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी आप पुराने से पुराने ज़माने में उठा कर देख लीजिए, नियम कायदे कानून हुआ करते थे, है ना। आप हज़ारों लाखों साल पहले भी अगर आप देखेंगे, हमारी अर्थ को देखेंगे, यहाँ पर मदर नेचर को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी हमारे पास आसपास हो रहा है, एवरीथिंग वट एवर गोइंग अराउंड अस इज़ इन इज़ अंडर लॉ, अंडर कंट्रोल। सो व्हेन आई से कि लॉ क्या है, लॉ बेसिकली है क्या? रूल्स रेगुलेशंस का एक कच्चा चिट्ठा है जिसको लोग फॉलो करते हैं। अब ये फॉलो इसलिए करते हैं ताकि बाकी सभी लोग फॉलो करें और सब लोगों को बराबर राइट्स मिल सके किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज या किसी भी तरीके के रिसोर्सेज पर। ठीक है, राइट नाउ। तो लॉ इज अ रूल ऑफ सिविल कंडक्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट, कमांडिंग व्हाट इज राइट एंड प्रोहिबिटिंग व्हाट इज रॉन्ग, ब्लैकस्टोन ने कहा। ठीक है, कि भैया जो सही है लोग वही करें, जो गलत है वो ना करें। अगर लॉ ना हो तो क्या होगा? जिनके पास शारीरिक बल होगा, फिजिकल एबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, वो बाकी लोगों के ऊपर ऐसे मतलब धावा बोल देगा और खाना छीन लेगा लोगों से, उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे, उनके बिहाफ पर अपना काम करने लग जाएंगे अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप देखते हैं जहाँ पर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है वहाँ पर कोई कुछ भी कर रहा है, राइट, है ना। सैलमन कहते हैं कि लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल recognized and applied by the state and in the administration of justice, कि सभी लोगों के साथ बराबरी वाला इंसाफ किया जा सके, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लॉ का यूज़ करते हैं। एक ऐसी बॉडी है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो लोगों के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। ओके, राइट नाउ अब हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाते हैं पूरे दिन में। अभी हम लॉ की एक ब्रांच की बात कर रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ही बात करेंगे। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन क्या क्या असेंशियल्स हैं, क्या क्या इनके की पॉइंट्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस पूरे यूनिट के अंदर जानेंगे। तो जब आपका दिन शुरू होता है तब से लेकर जब तक आपका दिन ख़त्म होता है तब तक आप बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होते हो। जैसे कि जब आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक बस को राइड करते हो, किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, है ना, राइट, गिव्स देयर रेडियो फॉर रिपेयर्स, किताब लाइब्रेरी से उधार लेते हो, तो आप लोग किसी कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हो। कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, लेन और देन, कुछ गया कुछ आया, कुछ गया और कुछ आया, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शन, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाय महक, आपका दिन कैसा था, हाय हैप्पी, आर यू हैप्पी, तो मैंने आपसे पूछा, आपने मुझे जवाब दिया, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। कुछ मैंने बोला और आपने उसका कुछ रिप्लाई किया, ये कन्वर्सेशनल ट्रांजेक्शन है। पैसे के लेन देन में मैं आपको अगर 10 रुपये दूँ तो हो सकता है कि आप मुझे 10 रुपये वाला कोई आइसक्रीम खिला दें, ठीक है, कोई सर्विस मिल जाए, जैसे कि एक जो है टिकट मिल जाए मुझे बस का 10 रुपये में,
जिससे मैं बस राइट कर सकूँ, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, जब कुछ हम देते हैं उसके बदले हमें कुछ मिलता है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ ट्रांजैक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, हम दिन भर में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है। कुछ भी खरीदते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप हमारी क्लास में आए तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। मैंने आपको लिंक शेयर किया, आपको नीड थी, आप क्लास में आ गए, राइट, ओके। तो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी वेरियस ब्रांचेस हैं लॉ की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भाई बिजनेस लॉ क्या है, क्या क्या सोर्सेज हैं, बेसिक एस्पेक्ट ऑफ लॉ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट का, कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। मान लेते हैं कि मैं और लकी ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा करते हैं, लकी बैंक को लूटेंगे, तो बैंक लूटने गए हम लोग, मैं और लकी। अब हमने पहले ही पेपर पे लिख रखा था जो भी हिस्सा होगा वो आधा आधा बांटेंगे, लेकिन लकी से जो बात हुई थी उसमें लकी ने बोला कि सुरंग मैं खोदूंगा, किशन कनौजिया सुरंग खोदेगा, लकी सिर्फ क्या करेगा, पैसा निकालेगा। अब मैं बोलूँगा नहीं सारा काम मैंने किया, लकी बोलेगा नहीं पैसा तो मैंने निकाला है। अब हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी कि 50-50 नहीं कर रहा है, लकी बोल रहा है 60% मेरे को, किशन बोल रहा है कि 60% मेरे को, 50-50 में बात ही नहीं बन रही। तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है ना। हम तो चोरी करने के, हमने तो बैंक को लूटा। माफ़ी चाहूँगा, डिस्क्लेमर, एनीथिंग दैट आई एम प्रोवाइडिंग इन दिस लेक्चर विल बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए ये सारी बातें मैं कह रहा हूँ। तो अगर कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है उसके लिए हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉ क्या होता है। इससे पहले कि हम लॉ के टर्म्स के बारे में बात करें, हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी सोसाइटी के अंदर ना, कोई भी, मैं आप, बिना लॉ के, बिना नियम के तो हम लोग अच्छे से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ नियम नहीं होते वहाँ चीज़ें प्रॉस्पर नहीं होती, ओके, राइट। विदाउट लॉ नो पर्सन विल केयर फॉर अदर्स। अगर कोई नियम कायदे ना हो, मान लेते हैं कि अगर किसी से पैसे छीनने पर, ठीक है, किसी का खाना छीनने पर, किसी की जगह से उसको हटा देने पर, उसकी जगह बैठ जाने पर अगर कोई पनिशमेंट ना मिले, तो आपको क्या लगता है कि लोग ऐसा नहीं करेंगे? लोग ऐसा बिल्कुल करेंगे। आप देखते हैं जब कोई बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, दंगे, लड़ाई, फसाद, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वहाँ देखते हैं आप कि लोग एकदम लॉलेसनेस आ जाती है वहाँ पे, कि ऐसे जैसे कोई नियम एग्जिस्ट करता ही नहीं है। फिर जब लोग अंडर कंट्रोल आते हैं तो लॉ का काम क्या है? चीज़ों को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल एवरीथिंग। लाइक ये रिसोर्सेज कंट्रोल करेंगे, एक्शंस कंट्रोल करेंगे, सर्विसेज कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्शन कंट्रोल करेंगे, डिमांड कंट्रोल, बहुत सारी चीज़ें लॉ कंट्रोल करता है। लॉ का फंक्शन ही क्या है? चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। इसलिए कई बार ऐसे फिल्मों में डायलॉग होता है, नियम तो तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं ना, ठीक है, प्रॉमिस तो तोड़ने के लिए ही होता है ना, राइट। नाउ सो हेंस ईच कंट्री एंटैक्टेड लॉज सूटेड टू वेरियस नीड्स एंड द वैल्यू सिस्टम इट चेरिस्ड। तो अलग अलग देश में जाएंगे, वहाँ पर अलग अलग तरीके के लॉ आपको मिलेंगे। कई बार अजीबो गरीब लॉ मिलेंगे आपको कि अपने घर में पोते और दादा की फ़ोटो नहीं लगाई तो आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। समझ रहे हो ना आप? ये भी लॉ है, किसी तो कंट्री में है। खैर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। नाउ तो लॉ का मतलब है सेट ऑफ रूल्स। ब्रॉडली स्पीकिंग इट मे बी डिफाइंड एज द रूल ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय स्टेट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर विद द व्यू टू सिक्योरिंग जस्टिस, पीसफुल लिविंग एंड सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ब्लैकस्टोन फेमस राइटर एंड सालमंड ऑल्सो अ फेमस राइटर, एंड यू नो दे हैव सेड कि रूल जो है ये सिविल कंडक्ट को प्रोसीड कराने का एक जरिया है, जो सुप्रीम पावर किसी स्टेट की है उसको रिकग्नाइज करती है, और जो भी सही या गलत है उसका फैसला लॉ के द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे किसी भी धर्म, किसी भी हिस्ट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको लॉ मिलेगा, नियम मिलेगा, नियम, कि यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, कौन राजा होता था, कौन प्रजा बनती थी, उसमें कौन किस तरीके की हिरार्की, वो सब नियम से ही तो आता है। दिस इज़ ऑल लॉ, राइट। तो जो भी डेफिनेशंस यहाँ पर हैं, सैलमन कहते हैं कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अगर किसी के साथ इंसाफ करना है तो हमें यानी कि बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करना होगा जो जस्टिस लोगों को प्रोवाइड कर सके।
बहुत सारी ब्रांचेज हैं लॉ की, ठीक है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ। एवरी लॉ रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। जैसे बिजनेस लॉ, नाम से ही पता लग रहा है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी उनको कंट्रोल करने के लिए जो लॉ हम लोग यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे बिजनेस लॉ, राइट। सो मर्चेंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, ये इसके नाम से जाना जाता है बिजनेस लॉ को, और ये सेपरेट ब्रांच नहीं है, मतलब दिस इज़ द ओनली ब्रांच ऑफ बिजनेस लॉ. So it is a part of civil law that deals with the rights and obligations to mercantile person arising out of commercial transaction in respect of mercantile property. ये तो इतना कठिन लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको कोई सामान बेच दिया तो उस पर पूरा अधिकार आपका है जी, पैसे मिल गए ना मुझे, तो जी पूरा अधिकार आपका है. अब हम इसमें बहुत सारे दूसरे ऐसे सेल ऑफ गुड्स, परचेज, एग्रीमेंट टू सेल, एग्री टू सेल, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इसके अंदर. Now let's talk about meaning and sources of business law. ठीक है, राइट. अभी हमने सीखा कि जो बिजनेस लॉ है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ, जो ट्रेड और कॉमर्स को किसी भी कंट्री के अंदर रेगुलेट करता है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिजनेस लॉ ग्रुप्स टुगेदर लॉज दैट आर कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर men in business and includes law relating to various contract, partnership, companies, negotiable instruments, insurance, कैरेज ऑफ गुड्स, आर्बिट्रेशन. मतलब बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनके अंदर अगर हम उनको कंट्रोल करने के लिए कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लगा रहे हैं तो वो क्या होगा, एक बिजनेस लॉ होगा. एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ सिविल लॉ, क्योंकि हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए लगा रहे हैं ना, तो लोगों को कंट्रोल डायरेक्टली नहीं किया जा सकता. बिजनेस को कंट्रोल करेंगे तभी तो लॉ कंट्रोल होगा, सिविल लॉ लोग कंट्रोल होंगे. ठीक है, राइट. तो यहाँ पर देखिए मेन सोर्सेज क्या है बिजनेस लॉ के, जहाँ से ये मेन बिजनेस लॉ हमारा आया है. पहला इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ. आवर लॉज आर बेस्ड प्राइमरली ऑन इंग्लिश लॉज. ठीक है, जो इंग्लैंड में ट्रेडर्स होते थे ना, मर्चेंट्स होते थे, उनके द्वारा जो कस्टम्स होते थे, मीन्स वो लोग जो रोज़मर्रा के जीवन में किया करते थे, उसके बिहाफ पे कुछ नियम कायदे बनाए गए जिनको हम कॉमन लॉज के नाम से जानते हैं. As a matter of fact, it is unwritten law based on customs, uses and precedents. The most important part of mercantile law, namely laws of contract, is a still part of common law in England. मतलब मैंने अगर आपको कोई सामान दे दिया है तो वो जी आपका है, अब वो मेरा नहीं रहा. ये अंडरस्टैंडेबल है, ऐसा हम लोग एग्री करते हैं क्या? पार्ले जी जब आप खरीदने जाते हैं दुकान से तो आप उनसे एग्रीमेंट करवाते हैं कि सर आपने बेच दिया, अब मैं खा सकता हूँ, कंज्यूम कर सकता हूँ, पन्नी के साथ पूरा मेरा है ना ये. ऐसे मतलब इसके अंदर जो आटा, मैदा, सब कुछ ये सब मेरा है ना. मैं आपको ये फल, इसके छिलके, गूदे, बीज, रस सहित आपको पूरी स्वेच्छा से इसका पूरा अधिकार, आपको इसको काटने का, खाने का, जूस निकालने का, ठीक है, ये सारा अधिकार मैं आपको देता हूँ दिनांक ये, और मैं इसका मालिक और आप इसके खरीदार. ऐसा करते हैं क्या ऑरेंज वगैरह कुछ खरीदते समय? कितना 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 ज़्यादा ऐसे हो जाएगा नहीं कि अगर हम ये सब कुछ खरीदते समय मान लेते हैं उससे बीज छूट गए, तो भाई ऐसा करो संतरा आप खा लो, बीज मेरे को वापस कर देना, क्योंकि मैंने बीज के लिए एग्री नहीं किया था. गेटिंग इट? तो ये इंग्लिश मर्चेंटाइल लॉ है जो ये कहता है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कस्टम्स में आती हैं जिनको हम कॉमन लॉज के बारे में जानते हैं. यस, लकी ने किसी बात से डिसएग्री किया. यस लकी, किस बात से डिसएग्री किया बच्चे? मतलब ऐसे कुछ कुछ पूछना है? नाउ द सेकेंड पार्ट दैट इज़ द, जहाँ से हमारी बिजनेस लॉ आई वो है इंडियन स्टैट्यू लॉ. ये बहुत सारे इंडियन लेजिस्लेचर्स ने बहुत सारे लॉज पास किए, ठीक है, एक्ट्स पास किए, उनके थ्रू हमारा बिजनेस लॉ जो आज है वो है. पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पहली बार इसे जो है लाया गया. उसके बाद अमेंडमेंट्स होते रहते हैं गाइस. अभी 2023-24 में भी आप देखोगे अमेंडमेंट्स आपको इसमें मिलते रहेंगे. अमेंडमेंट का मतलब समय अनुसार इसमें बदलाव लाए जाते हैं, किसी भी नियम को उसके फ़ायदे लोग ना उठा सके बहुत ज़्यादा गलत तरीके से, इसलिए उसमें बहुत सारे जो है अमेंडमेंट्स यानी कि बदलाव लाए जाते हैं. द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स 1881, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। यस रोहित, प्लीज बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, रोहित यू हैव एनी क्वेरीज? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। आप देखेंगे कुछ नियम जो है एकदम नए नए से फ्रेश आए हैं, ठीक है। ये द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड सो ऑन, बहुत सारे ऐसे लॉज आए हैं, ठीक है, राइट। द लॉ ऑफ एसेंशियल गुड्स इस तरीके का भी है, जिसके वजह से अभी आप देखेंगे कि जो है बहुत ज़्यादा आउटरीच हुआ था 2022-23 में, राइट। नेक्स्ट इज जुडिशियल डिसीजन और केस लॉ। जुडिशियल डिसीजन से भी कई बार लॉज रिफॉर्म होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, सुनिएगा मेरी बात। मान लेते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा और उसमें कुछ गड़बड़ निकल गई, लेकिन मैंने जब वो प्रोडक्ट बेचा तो आपको झूठ बोला था, और ऐसा तो कहीं लॉ में लिखा नहीं है कि झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन ये एक गलत प्रैक्टिस है। और जज ने ये पाया, सभी गवाहों और सबूतों के को मद्देनज़र रखते हुए जज ने ये देखा कि ये जो आदमी है ये तो गलत कर रहा है अपने कस्टमर के साथ। तो लॉ में नहीं लिखे हुए होने के बावजूद वो मेरे ऊपर कुछ लीगल एक्शंस ले सकते हैं, और उसके बाद ऐसी सभी एक्टिविटीज़ को बैन कर देंगे जो मैंने आपके साथ की, ठीक है, राइट। तो इनको हम लोग केस लॉ बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा, कहीं आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे केसेस को रेफ़र करते हैं, वो जुडिशियल डिसीजंस या फिर केस लॉ को रेफ़र करते हैं कि सर आपने इस वाले कंडीशन में 2012 में बेल दे दी थी, तो आप हमें भी बेल दे दीजिए। इस वाले केस में सर फांसी हो गई थी, तो इसे भी फांसी होनी चाहिए। इस वाले केस में आप याद कीजिए 1982 में जो है इनसे 2 करोड़ रुपए का हर्जाना लिया गया था इस कंपनी से, तो आज और भी ज़्यादा लिया जाना चाहिए। इनको हम लोग केस लॉ कहते हैं, ठीक है। तो दीज आर जनरली फॉलोड बाय कोर्ट्स वाइल डिसाइडिंग सिमिलर केसेस बिफोर देम। ऐसा केस जो पहले भी आया हो, राइट। ओके, आर यू गाइस गेटिंग इट एवरीवन? नाउ next is customs and usage. Rohit, could you please see here? This is the unit number 1 and the essentials of contract. Okay, now customs and usage. The custom and usage of particular trades are yet another important source of Indian mercantile law. कि हमारे यहाँ, yes कुणाल please, you have any query कुणाल? जी बताइए। ओके, नाउ सो कस्टम्स एंड यूसेज, नथिंग कंटेंट देयरइन शैल अफेक्ट एनी यूजेस ऑफ कस्टम ऑफ ट्रेड। देखिए कई बार क्या होता है, नथिंग कंटेंट देयरइन शैल अफेक्ट एनी लोकल यूजेस रिलेटिंग टू इंस्ट्रूमेंट्स इन एन ओरिएंटल लैंग्वेज। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी भी मर्चेंटाइल लॉ के साथ डील करते समय बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कस्टमर को और प्रोवाइडर को, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको। तो हम जनरल कस्टम्स के बिहाफ पर भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को रिफॉर्म करते जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो होता ही है, ठीक है, राइट, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Law of contract is the foundation of business law in India, right? Okay. As of now, Lucky, we are talking about the law of contract. We will, whenever it will come about the judicial law, we'll come to that also. Okay, right? Now, so the law of contract says it is the foundation of business law in India. यानी कि किसी भी बिजनेस को करते समय जब हम कोई भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं तो हम रेफ़र करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। एंड दिस वाज द कॉर्नर स्टोन ऑफ बिजनेस लॉ, बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। नाउ इट आउटलाइंस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच प्रोमिसेस मेड बिटवीन पार्टीज बिकम लीगली बाइंडिंग एंड प्रोवाइड रेमेडीज इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। मान लेते हैं मैंने आपके साथ क्या कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है। अब ये एग्रीमेंट कि भाई मैं आपको ये पैसा इतने समय पर दे दूंगा, मान लेते हैं कि आप मेरे लिए क्या कीजिए,
आप जो है कुछ खाना बना दीजिए, 10 लोगों का भूख लगी है, हमें अपने वर्कर्स को टिफ़िन पैक करना है, टिफ़िन 10 टिफ़िन आप दे दीजिए, ठीक है। अब मैंने पेमेंट कर दिया आपको, आपने 100 रुपी टिफ़िन के हिसाब से बोला, मैंने आपको 1000 रुपी की पेमेंट कर दी, बट आपने अब फूड डिलीवर नहीं किया, बोला कि नहीं हम नहीं देंगे अब, या फिर 2 टिफ़िन दिए बाकी नहीं दिए, ठीक है, राइट। या फिर टिफ़िन में जो कंटेंट बताया था वो नहीं दिया। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जिस भी बात के लिए पहले अग्री किया गया होगा ना, ठीक है, खरीदार और बेचने वाले दोनों के बीच, उनमें से अगर कोई भी एक व्यक्ति बात नहीं मान रहा होगा तो ये लॉ अबाइडिंग होगा, लीगली बाइंडिंग होगा दोनों के लिए, प्रोवाइडर और रिसीवर दोनों के लिए, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, कि भैया एक इसमें देनदार होता है, एक लेनदार होता है। कुछ स्पेशल प्रोविजंस होते हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे बेलमेंट, प्लेज, इंडिमेंटी, गारंटी, एजेंसी, इन सभी के लिए अलग अलग, क्योंकि इन सभी टर्म्स के लिए कुछ स्पेसिफिक यूजेज हैं, ठीक है। जब हम बेलमेंट देते हैं, किसी भी बेलर बेली होता है, यानी कि मैं आपको कोई आइटम दे रहा हूँ उधार चलाने के लिए, ठीक, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्म्स बदल जाएंगे क्योंकि मैं आपको उधार दे रहा हूँ। प्लेज में आप मुझे ये दे दोगे अगर ये काम पूरा हो गया तो, राइट, ओके। नाउ so before 1930 the act also covered contracts related to the sale of goods in partnership, जिनको हम सेल ऑफ गुड्स 1930 कहते हैं एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस, द एंड कैरेज ऑफ गुड्स, राइट। तो इन सभी टाइप के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हाँ, इतना सब कुछ जानने के बाद आइए अब जानते हैं कि एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट सेम होता है क्या, ठीक है। देखिए, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज अ एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आप हर बात पे सहमत तो हो सकते हैं लेकिन हर बात के लिए लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकते, ठीक है। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था मेरा और लकी का, हम दोनों जैसे बैंक में चोरी करने गए, डिस्क्लेमर गाइस ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पज से दे रहा हूँ, हम कोई इलीगल काम करने गए, ठीक है, राइट। हम लोग कुछ इलीगल फंक्शन करने गए, तो लकी से मैंने बोला कि लकी ऐसा कीजिए, आप, मैं सुरंग खोद रहा हूँ, आप पैसे, आपको तो लॉकर खोलना आता है, आप लॉकर खोलिएगा, मैं चोरी करता हूँ, बाद में 50-50 बांट लेंगे। हमने पेपर पे लिखा, लकी ने साइन किया, मैंने अंगूठा लगाया, सेम बिल्कुल एकदम बढ़िया, है ना, 50-50% की हमारी बात हुई थी। लेकिन बाद में जब पैसा मिला, लकी ने ऐसे तिजोरी खोली और पैसा निकला उसमें से 1 करोड़ रुपए। मैंने बोला कि 50 लाख मेरा, 50 लाख तुम्हारा। लकी बोल रहा है किस बात की, लॉकर तो मैंने खोला ना, इतना मुश्किल काम है, 5-6 साल से लॉकर खोल रहा हूँ, मुझे पता है कैसे खोलते हैं, तुमने तो बस मजदूरों वाला काम किया है, तुम्हें मैं 50% क्यों दूँ। आपको क्या लगता है कि ये लीगल काम है बैंक में चोरी करना, हाँ, यस, इज इट लीगल, नहीं, दिस इज़ नॉट। सो ये एक एग्रीमेंट तो था मेरे और लकी के बीच, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more person टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग अ स्पेसिफिक एक्ट। आई फॉलो रूल रेगुलेशन सर, 50-50 बराबर डन सर, है ना रोहित, ऐसा होगा क्या। सिमरन, सुरेंद्र, आर यू देयर, सुधीर, आर यू गाइस गेटिंग एवरीथिंग, sounds good. Sohail, are you there? Now, sounds great. बहुत बढ़िया। So, what is a contract? Contract is an agreement between 2 or more person. 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच भी एग्रीमेंट किया जा सकता है ना, राइट। और ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है सभी लोगों के लिए कि हाँ, सब लोगों को सेम फंक्शन परफॉर्म करना है, अगर नहीं किया तो कुछ कंसिक्वेंसेज उसके फेस करने पड़ेंगे, राइट। सार्मन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। बिल्कुल सही बात है सर। विलियम एंसन कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ मेड बिटवीन 2 or more person by which rights are acquired by one or more to act or forbearance on the other part of others। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लेते हैं मैंने, पीयूष ने, कोमल ने, हैप्पी ने, हम 4 लोगों ने एग्रीमेंट किया कि 5-5 रुपये मिलाते हैं और
एक 20 रुपये वाला जो है कुछ खरीदते हैं ऐसा, उसको बांट लेंगे बराबर, ठीक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब मैं मना कर देता हूँ कि मैं तो नहीं बांटूंगा, आप लोगों को जो करना है कर लो। अब पीयूष, कोमल और हैप्पी जो है नाराज़ हो गए, लोग चले गए कोर्ट। कोर्ट ने बोला अच्छा तुम बात कैसे नहीं मानोगे, तुमने तो एग्रीमेंट किया था और ये लीगली बाइंडिंग हो गया। मैं तो ये तीनों लोग मुझ पर फोर्स लगा सकते हैं कि मैंने जो पहले बात कही थी, हम सभी लोगों ने मिलकर जो बात कही थी, उस पर मुझे रहना पड़ेगा, ठीक है, राइट ना। सर फ्रेडरिक पेलॉक कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें भी हम लॉ को एनफोर्स करा सकें कि जी भैया इसमें नियम लग जाएगा, आपको भी पैसा मिलेगा, मेरे को भी पैसा मिलेगा। पैसे की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कि मान लेते हैं कि आपसे मैंने इस बात पे एग्री किया था कि आप इस जगह दोबारा नहीं आएंगे, पर आप आ गए। क्यों आए? क्योंकि मैंने तो अब्सटेन किया था ना आपको, और इस पर कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन भी किया था। मैंने तो आपको जॉब से निकाल दिया था और आपने कहा था कि अब 2 लाख रुपए लेकर आप जॉब फिर नहीं करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट के बाद भी आप क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि हम आपको दोबारा से जो है सैलरी प्रोवाइड कराएं। वी विल टीच एवरीथिंग महक, ओके, so be in classes regularly with us. Right now we have a paid tuition classes as well, where we teach every subject of your BBS, and by learning this all syllabus, अभी आप सोचिए कि मैं आपको सिर्फ एक सिंगल यूनिट का एक सिंगल बुक का एक सिंगल यूनिट पढ़ा रहा हूँ, तो आपको थोड़ी जानकारी मिल रही है। Imagine if you will be getting all the information that is kept under your books, okay, सो स्पेंड योर एवरी पेनी वाइसली। आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ने पर ज़्यादा खर्च कीजिए, जानकारी इकट्ठा करने पर। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ जानकारी नहीं, जानकारी इकट्ठा करने पर पैसा खर्च कीजिए। सो वी ऑल्सो प्रोवाइड ट्यूशन क्लासेस, एंड इन दोज ट्यूशन क्लासेस वी टीच एवरी स्टूडेंट अबाउट द सिलेबस दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, ओके, राइट। सो फीस मैं आप लोगों को बता दूंगा। इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन टू द ट्यूशन क्लासेस, दे कैन कॉन्टैक्ट at 828-4x7-188, okay, right now for BBA classes, okay, sounds good. Now one more thing, we also have a website basically, bba.ignu.me, bba.ignu.me। यहाँ पर आपको असाइनमेंट, ठीक है, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट लिंक्स हैं, सबमिशन है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर मिल जाएंगी, ठीक। सो और ध्यान दीजिए कि आपका जो सिलेबस है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप बाद में आपको मान लेते हैं कि नहीं लग रहा है, कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, और बाद में आपको MBA करना है, तो एक बार ना आज ही MBA का सिलेबस डाउनलोड करो, ठीक है, और अपने BBA से कंपेयर करो, और आप ये सोचो कि 3 साल बाद आप MBA पढ़ने जाओगे, ठीक, राइट। अभी आपके पास 3 साल है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेट करता हूँ कि एटलीस्ट 30 to 50% सिलेबस विल बी सेम, और ये आपको हेल्प करेगा आपका MBA इफ़ेक्टिवली कंप्लीट करने में, अगर आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होगी आपके आपके प्रोग्राम की, कोर्स की, सब्जेक्ट्स की, तो आप बाकी रिसर्च डेवलपमेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जब आपके पास इनसाइट इन्फॉर्मेशन होगी तो, ठीक है, राइट। सो एनरोल योर सेल्फ। फीस है सिर्फ 2,000 रुपये पर सब्जेक्ट, एंड फॉर द होल सिलेबस, लाइक टिल यू पास। अगर आप पास नहीं होते हैं तो अगले सेमेस्टर में भी आपको ऐड किया जाता है, जब तक आप पास नहीं हो जाएंगे तब तक ये फ़ीस वैलिड रहेगी, ठीक है, राइट। पैकेज में अगर आप सारे सब्जेक्ट्स लेते हैं तो कुछ फ़ीस कम हो जाती है, इसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। खैर वापस आते हैं, प्रमोशन हो गया तो क्लास का, किसी ने पूछा था तो मैंने बताना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स मूव टू द कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये पेलॉक की डेफिनेशन को अडॉप्ट करता है, स्टेटिंग इन सेक्शन 2H, राइट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको कुछ लोगों ने एग्री किया है और उस पर लॉ एनफोर्स किया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी सब में क्या है,
कुछ एडवांटेजेस निकल सकते हैं, राइट, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ओके, राइट। लेकिन जिसको लॉ के थ्रू एनफोर्स किया जा सके, जिस पर नियम लगाए जा सके, ऐसे सभी एग्रीमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ओके, राइट। आर यू गाइस गेटिंग इट? सो ऑन एनालाइजिंग दिस डेफिनेशन आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला, एन एग्रीमेंट, पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, और ऐसा एग्रीमेंट है, हाँ मैं बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, और एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सके, जिसकी एनफोर्सिबिलिटी हो बाय लॉ, ओके, राइट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ओके, राइट। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है। सेक्शन 2E कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। रोहित, आपका माइक ऑन है, कुड यू प्लीज टर्न इट ऑफ? नाउ, so an agreement requires a offer, a proposal made by one party, acceptance, the other party agree to the proposal. Agreement is equals to offer plus acceptance. मैंने कुछ ऑफर दिया और आपने एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब कि हम दोनों किसी बात पर एग्री हो गए। ऑफर दिया, डिनाइल हो गया, तो वो एग्रीमेंट नहीं हुआ, डिसएग्रीमेंट हो गया बेसिकली। रमेश अपना स्कूटर 20,000 में बेचने को तैयार हो जाता है शाम को, तो ये जो ऑफ़र है 20,000 रुपीज़ का, अगर श्याम एक्सेप्ट कर लेता है तो रमेश को 20,000 रुपये मिल जाएंगे, श्याम को मिल जाएगा स्कूटर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है, ये एक एग्रीमेंट बन जाएगी अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ अग्री कर जाते हैं। तो क्या की रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए? राइट, पहला, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज होनी चाहिए। कोई एक व्यक्ति या एक पार्टी ऑफर बना रही हो और दूसरी एक्सेप्ट कर रही हो, ठीक है, राइट ना। दूसरा, देयर मस्ट बी कंसेंसस एड आइडम, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स। ऐसा नहीं है कि दो लोग, जो मैं कह कुछ रहा हूँ और आप समझ कुछ और रहे हैं, मैंने कहा कुछ और समझे कुछ और, मैंने कुछ और कहकर आपसे एग्री करवाया लेकिन आपने कुछ और समझकर एग्री किया, तो ये जो है एग्रीमेंट नहीं होगा, ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट में चला जाएगा। ऐसे कुछ शब्द जिनका मतलब बहुत सारा निकलता है, उन सारे एग्रीमेंट्स को अगर चैलेंज किया जाए तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या वॉइड एग्रीमेंट्स की श्रेणी में डाल सकते हैं, जिन पर लॉ को एनफोर्स नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। ऐसे कई बार होता है ना कि जो है कम पढ़े लिखे लोगों को झूठ बोलकर कोई सामान बेच दिया जाता है, टर्म्स ऐसी लिखी होती हैं जो समझ में नहीं आती। तो जब इन सभी रूल रेगुलेशंस को चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में, तो ये क्या हो जाती हैं? फेल हो जाती है, ठीक है। गेटिंग इट नाउ? इफ ए ऑफर्स टू सेल हिज नॉर्थ दिल्ली हाउस टू बी, बट बी मिस्टेकनली बिलीव्स द साउथ दिल्ली हाउस, देयर इज नो एग्रीमेंट ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस। कि भैया मैं तो कुछ और समझ रहा था, मैं दिल्ली में आपको अपना घर बेच दूंगा, पर आपने सोचा दिल्ली का मतलब जो है कनाट प्लेस में बेच रहा हूँ मैं आपको अपना घर, ठीक है, पर मैंने आपको दिल्ली के बॉर्डर पे दे दिया, ना मैंने स्पेसिफाई किया ना आपने पूछा। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है रूम ऑफ डाउट है, कोई भी इसमें सवाल उठा सकता है, दिल्ली में कहाँ, एड्रेस, घर कैसा, ठीक है, साइज़, टाइप, मटीरियल, वो सारी चीज़ें अगर मेंशन होगी तो ही हम इसको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे, एक एग्रीमेंट मानेंगे। जनरली आप एग्रीमेंट में देखते हैं कि कुछ लोग जो है, कुछ पार्टीज़ जो है उसमें एज अ विटनेस के तौर पर आते हैं, वो इसके लिए ताकि कंसेंसस को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। लीगल ऑब्लिगेशन, किसी भी एग्रीमेंट, मैंने ये कहा कि जो कोई भी एग्रीमेंट है, रोहित आर यू देयर?
I just have removed him and right, do not indulge in any such of the activities. Okay, so else I could take some of the actions to all of, like, any of the student who misbehaved to any of my student. Okay, right. मैंने ये कहा कि आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, यानी कि अगर मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपने समझा कुछ और कि नहीं नहीं ये वाला प्रोडक्ट नहीं यार, आप तो मुझे कोई और बेचने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आपको झूठ बोलकर कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया, तो इसमें होगा क्या कि ये जो कंसेंसस ऑफ माइंड बना ही नहीं, मतलब पीयूष ने समझा कुछ और मैंने बताया कुछ और था. ओके, राइट. तो दिस इज़ वेरी लाइक, ये तो अच्छी चीज़ नहीं होगी. तो यहाँ पर जो है एग्रीमेंट जो है वॉइड हो जाता है. आर यू गेटिंग इट पीयूष? है ना. एग्रीमेंट जो है वो तभी हो सकता है जब दोनों लोग किसी भी पॉइंट को एक जैसा समझ रहे हों. ठीक है, राइट. नाउ चलिए, लीगल ऑब्लिगेशन फॉर एन एग्रीमेंट टू क्वालिफाई. मैं माफ़ी चाहूँगा महक सोनी से फॉर दिस मिसबिहेव ऑफ द स्टूडेंट. Now, legal obligation. For an agreement to qualify as a contract, it must create obligation enforceable by law. अगर मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ कि भाई ऐसा करते हैं सुरेंद्र, मैं आपको कोई प्रोडक्ट जो है बेच दे रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले पैसे दे देंगे. अगर इसमें कहीं भी रूम ऑफ डाउट होता है कि इसके बदले कोई और बात हो सकती है, या ये मिसअंडरस्टूड करते हैं, या फिर मैं मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो वो जो है लीगली अबाइड नहीं होगा और वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. सोशल और मोरल एग्रीमेंट्स डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. जैसे गोइंग टू पिकनिक, मैंने आपसे कहा कि पिकनिक चलोगे पीयूष, पीयूष ने कहा ठीक है, फिर पीयूष अब मुझे स्यू कर दे रहे हैं. किशन जी आपने कहा था कि पिकनिक चलेंगे, मैंने कहा कि नहीं भाई पिकनिक तो नहीं जा सकता, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. पीयूष कह रहे अच्छा ऐसे कैसे नहीं, आपने तो कहा था, देखो साइन किया, पिकनिक चलेंगे. बट ये तो है सोशल एलिमेंट है. ठीक है, राइट. इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब आप ये समझिए, पेड़ लगाने की अगर मैं बात कह दूँ, उससे मुकर जाऊँ ना, तो भी वो लॉ अबाइडिंग नहीं होगा. पेड़ लगाना, समझ रहे हो, ठीक है. कम्युनिटी की सफाई करना, मैं झूठ बोल दूँ कि मैं सफाई नहीं करूँगा, ये भी लॉ अबाइडिंग नहीं होगा, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, मोरल एग्रीमेंट है. इसीलिए तो नेता लोग काम नहीं करते. अगर ये एक जो है वॉइड एग्रीमेंट्स की श्रेणी से सिर्फ इस फंक्शन को हटा दिया जाए, तो फिर बहुत सारे एग्रीमेंट्स सामने आ जाएंगे और फिर नेता थोड़ा कम झूठ बोल पाएंगे हमसे. समझ गए आप लोग? नेता झूठ क्यों बोल पाते हैं? इसी वजह से, क्योंकि सोशल और मोरल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं. हम आपको एक बेहतर ज़िंदगी देंगे. क्या बेहतर ज़िंदगी मतलब क्या बोलोगे आप? तो वो तो बोलेंगे बेहतर मतलब पहले से हो गया बेहतर. अब आप समझो क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है. ठीक है. नाउ, एन एग्रीमेंट टू सेल ए स्कूटर for 20,000 is a contract because it creates duty enforceable by law. कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए. पहला कि ऐसे एग्रीमेंट्स जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए, उनको भैया हम कह देंगे कि ये हैं बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट्स. ऑब्लिगेशंस फ्रॉम जुडिशियल डिसीजन, रॉन्गफुल एक्ट, फैमिली रिलेशनशिप आर नॉट कंसिडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सैलमन कहते हैं इट इज़ द लॉ टू दोज एग्रीमेंट्स which create obligation and those obligations which have their source in agreements. Okay, right. अब एक एग्रीमेंट और एक कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, आइए जान लेते हैं. देखिए, हर एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग. मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. किसी भी बात पर सहमति जताई जा सकती है, लेकिन हर बात जिस पर सहमति जताई गई हो उसके लिए कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता किसी को. मतलब उस पर लॉ एनफोर्स नहीं होता. ठीक है. बेसिस क्या रहेगा एग्रीमेंट का? ऑफर एंड इट्स एक्सेप्टेंस कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट. अगर मैं कुछ ऑफर करूं, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक एग्रीमेंट हो गया. लेकिन क्या ये एक लीगल एग्रीमेंट है? अगर ये एक लीगल एग्रीमेंट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा.
एग्रीमेंट एंड इट्स एनफोर्सिबिलिटी कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट. लीगली एनफोर्सेबल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, मतलब एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. समझ गए बात? एग्रीमेंट प्लस लीगल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ईजी है. लीगल ऑब्लिगेशन मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, लेकिन नेसेसरली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन. किस में? कॉन्ट्रैक्ट में. एप्लीकेबिलिटी, एवरी एग्रीमेंट में नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स. बाइंडिंग नेचर, भैया हम यहाँ पर एग्रीमेंट्स का, सभी एग्रीमेंट्स का बाइंडिंग नेचर नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइंडिंग नेचर होता है. ठीक है. ऑन कंसर्न पार्टी, जिसने ऑफर बनाया और जिसने एक्सेप्ट किया है, दोनों के दोनों को उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना पड़ेगा. कोई भी पीछे हटता है तो फिर बात जो है कोर्ट तक जाएगी. कोर्ट तक इसलिए जाएगी क्योंकि वो लोग आपसे एनफोर्स करवा के जो है इस लॉ को, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करवाएंगे. ठीक है, पैसे बाकी तो पैसे दिलवाएंगे, कुछ आर्बिट्रेशन करेंगे बीच में आके. व्हाट इज़ बाइंडिंग नेचर? बाइंडिंग नेचर इज़ लाइक कि किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है. तो इस उन रिक्वायरमेंट्स को अगर हम बोलेंगे तो उनको बोलेंगे बाइंडिंग नेचर. जैसे कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा कि ये 10 रुपये मैंने आपको दिए और आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको बिस्किट दे दूँगा. अब आपने मेरी हार्ड एंड मनी ले ली है लेकिन कुछ उसके बदले में दिया नहीं, तो इससे होगा क्या? ये एक लॉ अबाइडिंग जो है, लॉ बाइंडिंग फैक्टर है. राइट, मतलब मैं इससे बंध जाऊंगा क्योंकि मैंने आपसे कुछ लिया है. लेकिन मैं आपसे कहूँ पिकनिक चलेंगे, कुछ लिया दिया नहीं. हाँ, अगर 500 रुपये देकर पिकनिक ले जाने की बात कहूँ फिर तो मैं फंस जाऊंगा. ठीक है, मतलब आपने मुझे बांध लिया. किस तरीके से? भाई एक जो है कुछ ऐसा फंक्शन जो लीगली एक्सेप्टेबल हो वो परफॉर्म करके. अब ये हमें ना बहुत सारी लीगल टर्म्स को समझने के लिए हमें पूरा लॉ पढ़ना पड़ेगा. मतलब क्या क्या नियम है किसी भी चीज़ को एग्री कराने के, किस किस चीज़ को एग्री नहीं कराने के. पीयूष, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे डीप में चली जाएगी ये बात. तो बाइंडिंग नेचर से आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि कोई भी एक्शन और द टर्म जो किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कराने के लिए ज़रूरी हो उसको बाइंडिंग नेचर कहेंगे. ठीक है, राइट. लॉ में लिखा हो कि ऐसा हाँ होगा. ठीक, राइट. कई बार हमें लगता है कि ये तो यार फुल कॉन्ट्रैक्ट है, बट बाद में पता लगता है कि नहीं, वो वॉइड हो गया. ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ लूप होल्स बहुत सारी जगह रहते हैं. आर यू गाइज गेटिंग इट एवरीवन? साउंड्स ग्रेट. So guys, the classification of contracts, we'll discuss the classification of contracts in the very next session, and we will continue this class in the very next class. Till then, take care of yourself. You guys are really really awesome. और हाँ, कल यानी कि अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि आखिर एक वॉइड जो है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. हाँ, जो वॉइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो शुरू से ही वॉइड था, इसके बारे में दोनों में क्या डिफरेंस है. लीगल और अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स के क्लासिफिकेशंस हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. यू गाइस आर रियली ऑसम. बाकी किसी को क्लास लेनी है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8284x7 और जून की क्लासेस, जून 2025 के लिए क्लासेस अभी चल रही है. आपको अगर दिसंबर 2025 या आगे की किसी क्लास के लिए एनरोल करना है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कीजिए. मेरा नाम है किशन कनौजिया, साइनिंग ऑफ. 15 मार्च से पहले.